Dear students, now we are going to start next topic, moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे लीनियर जब मोशन होता है उस मोशन का अपोज एक प्रॉपर्टी करती है, वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट इट वांट टू रिमेन इन रेस्ट, इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इट वांट टू रिमेन इन द यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों होता है? वो होता है एक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया किसी भी बॉडी में किस वजह से होता है? उसके मास की वजह से होता है। तो मास की वजह से वो अपना जिस भी पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है। अब अगर सेम एज इट इज हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो अगर एक स्टेशनरी बॉडी है तो वो स्टेशनरी रहना चाहेगी, और अगर यूनिफॉर्म तरीके से मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म तरीके से मोशन में रहना चाहेगी। इट वुड नॉट लाइक टू एनी चेंज इन इट्स मोशन। तो जैसे लीनियर मोशन में जो काम है इनर्शिया की प्रॉपर्टी के लिए मास करता है, तो सेम एज इट इज एंगुलर मोशन में वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड बोलते हैं उसको, उसका काम है। तो ये एक क्वांटिटी है जो मेजर करती है इनर्शिया को फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। तो दैट इज नोन एज रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस इज ए क्वांटिटी which measure the inertia in rotational motion is known as moment of inertia और angular inertia। तो ये एंगुलर इनर्शिया तो इसका रोटेशनल इनर्शिया तो बहुत कम यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही यूज किया जाता है। अब अगर एक बॉडी रोटेशन में है तो उसकी अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो पहले वो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फिर देखते हैं वहां से एक फिजिकल टर्म निकल के आएगी, उसका क्या मतलब है। काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन। मान लिया ये एक बॉडी है, एक पार्टिकल r1 डिस्टेंस पे है, बहुत सारे पार्टिकल्स से बनी हुई है ये, मान लिया r1 r2 r3 r4। लेट मी चेक इट इज विजिबल। ओके, तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है और यहाँ पर सबका अपना अपना मास है और सबकी अपनी अपनी रेडियल पोजीशन है। तो मान लिया m1 m2 यहाँ पर है, m3 यहाँ पर है, m4 यहाँ, ऐसे करते करते मान लिया nth नंबर ऑफ पार्टिकल mn है। तो जब ये रोटेशनल मोशन में चलेगी तो सबकी अपनी अपनी लीनियर वेलोसिटी होगी। मान लिया मैंने फर्स्ट की लीनियर वेलोसिटी v1 है, तो v1 किसके बराबर हो जाएगी? ओमेगा इंटू r1। क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि देखो जब ये रोटेट करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी कितने नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड ये कंप्लीट करता है। एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम रहेगी क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, जितना साइकिल एक मास कंप्लीट करेगा उतने ही सारे मास कंप्लीट करेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहेगी। तो लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी क्योंकि सब अलग अलग रेडियल पोजीशन पे हैं। तो v2 क्या हो जाएगी? ओमेगा r2, v3 ओमेगा r3 और सिमिलरली vn इज इक्वल टू ओमेगा rn। काइनेटिक एनर्जी सबकी मिलके क्या बन जाएगी? हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर एंड दिस इज अप टू हाफ mn vn का स्क्वायर। तो v1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/2 m1। v1 की जगह ओमेगा ओमेगा v1 का स्क्वायर है इसलिए ओमेगा का भी स्क्वायर और r1 का भी स्क्वायर प्लस 1/2 m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर 1/2
एम एन ओमेगा स्क्वायर आर एन स्क्वायर। अगर इन सब में से हम 1/2 और ओमेगा को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर, ऐसे बनता चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर पूरे के बाहर। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, ये बार बार m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर ये लिखने की बजाय क्या करते हैं, mi ri का स्क्वायर लिख देते हैं कंप्लीट को। तो ये एक नई क्वांटिटी बन जाएगी। तो इन सब की जगह मैं क्या लिखता हूँ, mi ri इन सब की जगह, वेयर ri का स्क्वायर, वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, बाहर जो 1/2 है वो एज इट इज, और ये ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब मैं काइनेटिक एनर्जी में वन बाई टू और इस पूरे की जगह लिखता हूं एक टर्म i ओमेगा स्क्वायर, where I is representing the m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square up to mn rn square, and this I is known as the moment of inertia। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर बन गया, फर्स्ट बॉडी या फर्स्ट एलिमेंट का मास इनटू में उसकी रेडियल पोजीशन का स्क्वायर, फिर प्लस में सेकंड बॉडी का मास इनटू सेकंड की रेडियल पोजीशन का स्क्वायर। तो इन सब मासेस को अगर उसकी रेडियल पोजीशन के साथ स्क्वायर करके प्रोडक्ट कर दें और सबको ऐड कर दें तो दैट विल बिकम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंप्लीट बॉडी। तो ये क्या बन गया, I इज इक्वल टू m1 r1 square m2 r2 square and up to mn rn square, and kinetic energy is equal to half I omega square। अब अगर एक बॉडी एंगुलर वेलोसिटी अगर उसकी यूनिट है, मतलब 1 रेडियन पर सेकंड ऐसा ही सिस्टम में, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू तो 1 रख दी मैंने। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग एट ए एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड। तो उस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी के ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एज इट इज, जैसे काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में होती है हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर i है, यहाँ पर m है, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, तो सेम एज इट इज जब काइनेटिक एनर्जी फॉर एंगुलर मोशन निकालोगे तो वहाँ पर मास का काम कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट इसमें एक वर्ड आता है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन, ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है कि अभी जैसे हमने अलग अलग मासेस को माना है कि ये m1 है r1 डिस्टेंस पे, ये m2 है r2 डिस्टेंस पे, और ऐसे ही nth मास जो है वो rn डिस्टेंस पे है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसी इमेजिनरी पोजीशन है कि जिसके ऊपर अगर मैं टोटल मास को मान लूं, ये मैंने एक इमेजिनरी पोजीशन मान ली और इसके ऊपर मैंने टोटल मास को मान लिया, इस पूरी बॉडी के मास को, तो उस टाइम पे
अगर ये इंडिविजुअली मिलके जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाते हैं उतना ही ये टोटल मास मेरी इस इमेजिनरी पोजीशन के ऊपर बनाएगा। दैट इमेजिनरी पोजीशन इज नोन एज द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या बन गई, एक इमेजिनरी पोजीशन बन गई जहां पर मैंने क्या मान लिया, टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान लिया और उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो जहां पर मैंने उस मास को कंसंट्रेटेड माना है दैट विल गिव द एग्जैक्ट इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। एक्चुअल कैसे होगा, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस mn का स्क्वायर। तो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता है m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर एंड अप टू mn का स्क्वायर। और मैं क्या मानता हूं कि टोटल मास m वेयर m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। तो ये टोटल मास मैं एक k डिस्टेंस पर मान लेता हूं। k क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो उस सिचुएशन में भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जितना ये इंडिविजुअली अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे रहकर देते हैं। तो अगर ये और ये इक्वल है तो उस सिचुएशन में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर m के स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m1r1 का स्क्वेयर प्लस m2r2 का स्क्वेयर एंड अप टू mn का स्क्वेयर। तो k रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, m1r1 का स्क्वेयर प्लस m2r2 का स्क्वेयर प्लस अप टू mn का स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास वेयर टोटल मास इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस में mn। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आ गया, m1r1 का स्क्वेयर प्लस m2r2 का स्क्वेयर प्लस mn का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टोटल मास एंड पूरे का स्क्वेयर रूट। दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन बन गया। नेक्स्ट है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, एक बॉडी मान लेते हैं, उसके अलग अलग मासेस m1 m2 m3 वो सारे r1 r2 r3 डिस्टेंस पे मान लेते हैं। तो वहां पर हम क्या मानते हैं, सबसे पहले अलग अलग पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्टिकल का अगर लीनियर एक्सीलरेशन मुझे निकालना है वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू में उसकी रेडियल पोजीशन के बराबर हो जाएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम है, अगर एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिसको बोलेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन वो भी सबका सेम होगा। लेकिन लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सीलरेशन सबका अलग अलग होगा। तो फर्स्ट का लीनियर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू में r1। सेकंड का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में r2। थर्ड का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में r3 एंड nth पार्टिकल का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में rn।
तो सबका अपना अपना लीनियर एक्सिलरेशन आ गया यहाँ पे। अब फर्स्ट के ऊपर मास फोर्स कितना लगेगा, m1 इंटू A1, सेकेंड पे F2 इंटू A2। तो अब एक काम करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं सबके ऊपर। तो फर्स्ट पे m1A1 और m1A1 की जगह अल्फा R1, सेकेंड पे m2A2 m2 अल्फा R2। तो ऐसे करते करते nth पे फोर्स कितना लगेगा, mn अल्फा Rn। तो सबके ऊपर फोर्स निकाल लिया। अगर सबके ऊपर टॉर्क निकालना है तो टॉर्क क्या होगा, फर्स्ट के ऊपर टॉर्क F1 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1, सेकंड पे F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 और nth पार्टिकल पे Fn इंटू में Rn। तो ये F1 की वैल्यू आई है m1 अल्फा R1 और इंटू में R1 भी करना है, तो क्या बन जाएगा m1 अल्फा R1 का स्क्वायर। तो ये सिमिलरली बन जाएगा m2 अल्फा R2 का स्क्वायर। ये सिमिलरली बन जाएगा mn Rn का स्क्वायर इंटू में अल्फा। तो ये टोटल टॉर्क सबके ऊपर अलग अलग आ गया। अब अगर टोटल टॉर्क निकालना है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल। चलो मैं ये फिगर को हटा देता हूं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। टोटल टॉर्क इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn। τ1 की वैल्यू है m1 अल्फा R1 का स्क्वायर प्लस m2 अल्फा R2 का स्क्वायर एंड अप टू mn अल्फा Rn का स्क्वायर। अब इनमें से सब में से अल्फा अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m1 R1 का स्क्वायर प्लस m2 R2 का स्क्वायर अप टू mn Rn का स्क्वायर इंटू में अल्फा एंगुलर एक्सिलरेशन। ये m1 R1 का स्क्वायर प्लस m2 R2 का स्क्वायर ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर एक्सिलरेशन। तो टॉर्क और ये एंगुलर एक्सिलरेशन में क्या रिलेशनशिप आ गया, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में लीनियर एक्सिलरेशन होता है, फोर्स मास लीनियर एक्सिलरेशन। तो हमें पता है जब एंगुलर मोशन होता है तो लीनियर एक्सिलरेशन तो बन जाता है एंगुलर एक्सिलरेशन, और फोर्स का रोल कौन करता है, वहां पर टॉर्क करता है। तो मास का रोल कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर भी एक ये फिजिकल सिमेट्री क्या बन गई कि एंगुलर मोशन में मास को रिप्लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देता है। तो यहाँ टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये रिलेशनशिप आ गया कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सिलरेशन। अब एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है उसमें क्या रिलेशनशिप है, नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम निकालते हैं सबका, P1 P2 P3। तो उसके बाद फिर हम उसको एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे ही फिर एंड पार्टिकल्स मान लेते हैं, m1 R1 डिस्टेंस पे है, m2 R2 डिस्टेंस पे है, m3 R3 डिस्टेंस पे है। उसमें फिर क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। सबकी अपनी अपनी क्या आ जाएगी, v1 इज इक्वल टू ओमेगा R1 सॉरी ओमेगा R1, v2 ओमेगा R2, v3 ओमेगा R3 एंड vn ओमेगा Rn। अब लीनियर मोमेंटम निकालो, फर्स्ट का क्या आ जाएगा, m1 v1, तो ये बन जाएगा m1 ओमेगा R1। सेकंड का क्या आ जाएगा, m2 v2, मतलब m2 ओमेगा R2। nth का क्या बन जाएगा, mn vn,
मतलब एम एन ओमेगा आर एन। तो ये सब का लीनियर मोमेंटम आ गया। अब अगर ये लीनियर मोमेंटम आ गया और एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? लीनियर मोमेंटम इनटू में रेडियल डिस्टेंस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका हम एंगुलर जब मोमेंटम निकालेंगे तो सबका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? फर्स्ट का आ जाएगा m1 ओमेगा r1 का स्क्वायर, सेकंड का m1 ओमेगा r2 का स्क्वायर। तो सबका एंगुलर मोमेंटम निकाल देते हैं। फर्स्ट का P1 इंटू में R1, तो M1 ओमेगा R1 इंटू में R1, ये बन जाएगा M1 ओमेगा R1 का स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड का क्या बन जाएगा? M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर। और nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाएगा? Mn ओमेगा Rn का स्क्वायर। तो यहाँ पे नेट एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर बन जाएगा? M1 ओमेगा R1 का स्क्वायर प्लस M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर प्लस M3 ओमेगा R3 का स्क्वायर एंड अप टू Mn ओमेगा Rn का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं? सब में से ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं। तो नेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर, और बाहर में ओमेगा आ जाएगा। तो ये आ गया इन सब में। अब यहाँ पे हमें पता है M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? पूरे का सम। ये तो एंगुलर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर वेलोसिटी, ये इसके बराबर हो गया। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर नेक्स्ट ये है कि एक रिलेशनशिप बनाना है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में, तो वो क्या होता है? अभी हमारे पास L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा आ गया। अब हमें टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो dl बाई डी टी अगर हम कर देंगे तो dl बाई डी टी करने से क्या आएगा? दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन। तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड है, तो ये बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो dl बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया? आई इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर एक्सीलरेशन के बराबर आ गया। लेकिन हमें पता है कि टॉर्क की एक वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हमें ये पता है कि टॉर्क इसके बराबर होता है। अब टॉर्क की ये वैल्यू भी है, सॉरी आई इंटू अल्फा की ये वैल्यू भी है, और आई इंटू अल्फा अभी अभी ये भी आया है। तो टॉर्क किसके बराबर बन जाएगा? dl बाई डी टी के। तो आज के बाद हम क्या याद रख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टॉर्क। तो ये इसके बीच रिलेशनशिप बन गया। अब नेक्स्ट ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी अभी हमने क्या सीखा है कि टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई डी टी। अब अगर कोई बॉडी ऐसी है कि उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, कोई टॉर्क नहीं लगता, तो dl बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। तो dl किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब वो चीज खुद कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे? कांस्टेंट। मतलब सब पार्टिकल्स का मिला के एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। कब होगा? जब उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। तो देयर विल बी नो चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, देयर टोटल सम विल नॉट बी चेंज, या ऐसे बोलो नेट सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल रिमेन्स सेम इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आज हमारे इस
यूनिट की 5th यूनिट की थ्योरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कल से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। थैंक यू।